गुड मॉर्निंग बेटा। वेलकम टू द फ्रैंकलिन बायोलॉजी क्लासेस। दिस इज़ उमर अहाद और हम पढ़ रहे हैं बेटा एनिमल किंगडम। और एनिमल किंगडम के अंदर बेटा अभी तक हमने जो शुरू किया था, लास्ट टॉपिक जो हमारा एनिमल किंगडम का था, तो हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से शुरू किया था बच्चा। और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर बेटा हमने ऑलरेडी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करी थी, जिसमें हमने इन्वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स, कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स एंड वो कौन से कॉर्डेट्स है जो इन्वर्टिब्रेट्स में इंक्लूड होते हैं। प्लस हमने इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की भी बात करी थी, जिसमें हमने सिमेट्री के बारे में बात करा था, सिमेट्री के कितने टाइप। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फ्रैंकलिन बायोलॉजी क्लासेस। दिस इज़ उमर अहाद और हम पढ़ रहे हैं बेटा एनिमल किंगडम क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी, ठीक है ना। जूलॉजी पार्ट से हम बेटा एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं और हमने ऑलरेडी एनिमल किंगडम के बारे में बेटा कुछ इंपॉर्टेंट बातें करी थी, जो मैंने ऑन बोर्ड क्लास लिया था लास्ट, जो हमारा टॉपिक अपलोड हुआ था। और उसमें हमने बेटा बात करी थी कि एनिमल किंगडम में टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स कितने होते हैं, हम किन एनिमल्स को कॉर्डेट्स बोलते हैं, हम किन एनिमल्स को नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं, हम किन एनिमल्स को इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं, हम किन एनिमल्स को वर्टिब्रेट्स बोलते हैं, और वो कौन से एनिमल्स होते हैं बेटा जो कॉर्डेट्स होते हैं लेकिन वो वर्टिब्रेट्स नहीं बन पाते हैं, जिसमें हमने यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा की बात करी थी, ठीक है ना। फिर उसके बाद बेटा हमने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करी थी, जिसमें हमने सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल देखा था और उनकी एग्जाम्पल्स याद रखी जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड प्लीज़ उसको याद भी रख लीजिए, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फिर उसके बाद हमने पैराजोआ, मीसोजोआ एंड मेटाजोआ के बारे में भी बात करी थी, जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन फिर भी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। फिर उसके बाद बेटा हम आए थे सिमेट्री की तरफ। सिमेट्री के बारे में हमने देखा सिमेट्री क्या होता है, सिमेट्रिकल प्लेन किस चीज़ को बोला जाता है, एंड इसके अलावा बेटा रेडियल, बायरेडियल, बायलैटरल सिमेट्री कैसी होती है, एंड इसके अलावा प्लेन्स की हमने बात करी थी, कोरोनल प्लेन, सैगडल प्लेन एंड ट्रांसवर्स प्लेन की बात करी थी, ठीक है ना। आज हम बेटा उसी सेम टॉपिक को, बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज हम कुछ और बेसिस की भी बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट होता है बेटा। एनसीईआरटी में तो ज़्यादा उतना डिटेल में नहीं दिया है, लेकिन एग्जाम के लिए या आगे फाइलम्स को समझने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना बेटा। तो चलिए हम शुरू करते हैं बेटा हमारे आज के फर्स्ट बेसिस से। चलिए, तो आज हमारा जो फर्स्ट बेसिस है बेटा वो है बॉडी प्लान, ठीक है ना। अब बॉडी प्लान किस चीज़ को बोला जाता है बेटा, जैसे कि आपको पता होगा बेटा, हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये बात करी थी बेटा कि हमारी बॉडी जो है वो सेल्स की बनती है, और सेल्स की बनने के बाद बेटा वो अपने आप को टिश्यू में अरेंज कर सकता है, ऑर्गन में अरेंज कर सकता है या ऑर्गन सिस्टम में अरेंज कर सकता है, ठीक है ना। अब हमारी बॉडी, अगर हम अपनी एग्जांपल ले लें बेटा, ठीक है ना, अगर आपको पता हो हमारी बॉडी के अंदर बेटा एक स्पेशल ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, जिस ऑर्गन सिस्टम को हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना। जिसका काम क्या होता है बेटा, जिसका डाइजेशन का काम होता है, जो फूड को डाइजेस्ट करता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को बेटा सिंपलर मॉलिक्यूल्स में जो एब्जॉर्ब हो सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनमें उसको डाइजेस्ट कराता है या ब्रेक डाउन कराता है, ठीक है ना। एक चीज़ ऑलरेडी आपको पता होगा बेटा कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो माउथ से शुरू होता है एंड एनस पे ख़त्म होता है बेटा। हाँ, हमारा एलिमेंट्री कैनाल जो होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो माउथ से शुरू होता है एंड एलिमेंट्री कैनाल पे ख़त्म होता है, क्लियर है ना। अब आप इमेजिन कर लीजिए बेटा, जस्ट इमेजिन थोड़ी देर के लिए कर लीजिए कि हमारा एलिमेंट्री कैनाल एंड हमारी पूरी बॉडी जो है बेटा ये दो ट्यूब के समान है। इमेजिन कर लो बेटा, एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब है एंड एलिमेंट्री कैनाल जो बॉडी का बाहर वाला कवर जो आप देख रहे हैं बेटा, जिसमें हमारा स्किन आता है, बोन्स आती है, डैश एंड डैश बेटा, ये दूसरा ट्यूब है, ठीक है ना। तो एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब हो गया एंड हमारी बॉडी का बाहर वाला कवर जो है बेटा, बाहर वाली बॉडी के कवर को हम बॉडी वॉल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो स्किन है, ये जो बोन्स है, ये जो मसल्स है बेटा, ये सब कुछ को हम क्या बोलते हैं, बॉडी वॉल बोलते हैं। बॉडी वॉल के अंदर बेटा एक कंटिन्यू ट्यूब है बेटा, जो माउथ से शुरू हो रहा है एंड एनएस पे ख़त्म हो रहा है बेटा। इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, इसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, समझ आया ना। अब बॉडी प्लान का मतलब क्या हुआ कि आपकी बॉडी के अंदर बेटा ये ट्यूब जो है, मतलब बॉडी वॉल का ट्यूब जो है एंड एलिमेंट्री कैनाल का ट्यूब जो है, ये किस प्रकार का है बेटा, ठीक है ना। क्या आपके ट्यूब के अंदर माउथ है, एनएस है, मतलब दोनों प्रेजेंट है, क्या आपके ट्यूब के अंदर खाली माउथ प्रेजेंट है और एनएस एब्सेंट है, या ऐसा भी हो सकता है बेटा कि कुछ एनिमल्स के अंदर इस ट्यूब में ना तो माउथ प्रेजेंट होगा ना तो एनएस प्रेजेंट होगा। तो मतलब शॉर्ट में
कि आपकी बॉडी एंड बॉडी वॉल जो है बेटा, इनका अरेंजमेंट कैसा है। क्या आपकी बॉडी में माउथ एंड एनस दोनों प्रेजेंट है? क्या आपकी बॉडी में बेटा ओनली माउथ प्रेजेंट है, या क्या आपकी बॉडी में बेटा ऑल टुगेदर सब कुछ एब्सेंट है, मतलब ना तो माउथ प्रेजेंट है ना तो एनस प्रेजेंट है। इन तीन कंडीशंस में से कौन सी कंडीशन आपकी बॉडी की है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, उसी को हम बॉडी वॉल अरेंजमेंट या बॉडी वॉल कंडीशन बोलते हैं। समझ आया ना? तो बॉडी वॉल का मतलब समझ आ गया आपको। अब हमारी बॉडी के अंदर बेटा ओवरऑल एनिमल किंगडम में 3 प्रकार के बॉडी वॉल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बेटा। तो फर्स्ट है बेटा बॉडी प्लान हमारा सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, सेकेंड है बेटा ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, एंड थर्ड है बेटा ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। तो बॉडी प्लान का मतलब क्या हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। बॉडी प्लान मीन्स कि अरेंजमेंट क्या है बेटा आपका, माउथ एनस बोथ प्रेजेंट, ओनली माउथ प्रेजेंट, और बोथ माउथ एंड एनस एब्सेंट बेटा। इन तीन में से कौन सा अरेंजमेंट है बेटा, इसके बेसिस पे हमारे पास 3 तरीके के बॉडी प्लान्स होते हैं, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान एंड ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी बेटा, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान की, ठीक है। अब सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान क्या होता है बेटा, ये एक ऐसा बॉडी प्लान होता है जिसमें अभी भी एनिमल जो है, मतलब जिस एनिमल की हम बात कर रहे हैं वो अभी भी बेटा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखा रहा है, ठीक है ना। सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान का मतलब है बेटा ये ऐसा अरेंजमेंट है बेटा बॉडी का, ये ऐसा प्लान है बेटा बॉडी का जिसमें एनिमल जो प्रेजेंट है या जिस एनिमल की आप बात कर रहे हैं वो अभी भी कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखा रहा है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखा रहा है। सिंपल सी बात है बेटा, अगर कोई एनिमल अभी भी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखा रहा है, क्या ऐसे एनिमल के अंदर बेटा माउथ प्रेजेंट हो सकता है? क्या ऐसे एनिमल के अंदर बेटा एनस प्रेजेंट हो सकता है? नहीं बेटा, बिकॉज माउथ इज अ टाइप ऑफ ऑर्गन बेटा, या पार्ट ऑफ ऑर्गन सिस्टम बेटा। एनएस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ऑर्गन सिस्टम बेटा। अब अगर इंडिविजुअल के अंदर ऑर्गन ही नहीं बना है, अब अगर इंडिविजुअल के अंदर ऑर्गन सिस्टम ही नहीं बना है, क्या उसके अंदर बेटा माउथ एंड एनएस प्रेजेंट हो सकता है? नहीं हो सकता बेटा। तो ऐसा बॉडी प्लान अरेंजमेंट बेटा जिसमें इंडिविजुअल अभी भी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखा रहा है, इंडिविजुअल के अंदर कोई भी बॉडी कैविटी नहीं होगी। बॉडी कैविटी का मतलब बेटा इसके अंदर कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल जैसा ट्यूब प्रेजेंट नहीं होगा बेटा। ऐसे बॉडी प्लान को हम क्या बोलते हैं, इसको हम सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान बोलते हैं, ठीक है ना। तो सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान मतलब इन दिस प्लान द बॉडी सेल्स आर प्रेजेंट इन एग्रीगेशन, मतलब यहाँ पे सेल्स का ग्रुप प्रेजेंट है या नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है बेटा, लेकिन वो टिश्यू फॉर्म में नहीं है, वो ऑर्गन फॉर्म में नहीं है, या वो ऑर्गन सिस्टम फॉर्म में नहीं है। सेकंड आप देख सकते हैं नो बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट बेटा, मतलब कोई भी बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती। बॉडी कैविटी मतलब कोई भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनल जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है बेटा। एग्जाम्पल याद रखना इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइलम पोरिफेरा, यानी फाइलम पोरिफेरा जो सिंपलेस्ट एनिमल्स है बेटा, उनके अंदर क्या पाया जाता है, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान पाया जाता है। इसके अलावा याद रख लो बेटा, जब रिवीजन किया करोगे ना, यहाँ पे आपको याद आना चाहिए बेटा पोरिफेरा के अंदर इसके अलावा क्या कैरेक्टर था, ये सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखा रहे थे बेटा। ये सिमेट्री में कैसे थे, ये एसिमेट्रिकल थे बेटा, समझ आया ना। ये सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान हो गया। अब आते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान पे। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान जो होता है बेटा, ये उन एनिमल्स के अंदर पाया जाता है जिनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुआ है, ठीक है ना। अब इनका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है बेटा कि इन एनिमल्स के अंदर माउथ तो प्रेजेंट होगा, लेकिन एनएस क्या होता है बेटा, एब्सेंट होता है। मतलब इनका माउथ जो होगा बेटा वो फूड को अंदर लाने का भी काम करेगा, एंड सेम माउथ बेटा एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर ले जाने का काम करेगा। मतलब इनके अंदर बेटा बॉडी में एक ही एंट्री है, एक ही ओपनिंग है बेटा, आप उस ओपनिंग के अंदर आ सकते हैं, एंड सेम ओपनिंग के थ्रू आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर भी जाना पड़ेगा बेटा। तो सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट है बेटा विच एक्ट्स बोथ इज माउथ एंड एनस बेटा, लेकिन अलग माउथ एंड अलग एनस प्रेजेंट नहीं होता है। इस बॉडी प्लान को हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक इसको इसीलिए बोला जाता है, इमेजिन कर लो बेटा यहाँ पे एक ट्यूब बना हुआ है, तो इस ट्यूब की एक ओपनिंग यहाँ पे है, लेकिन पीछे कोई ओपनिंग नहीं है बेटा। तो सिंगल सैक है बेटा, लेकिन एक साइड से ओपन है, एक साइड से ब्लाइंड है, इसलिए इसको ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान बोला जाता है। तो याद रखना बेटा, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान ऐसे एनिमल्स के अंदर पाया जाता है जिनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान का कैरेक्टर क्या है बेटा, इनमें माउथ प्रेजेंट है, एनएस एब्सेंट है, लेकिन माउथ ही किसका काम करेगा, एनएस का काम करेगा। मतलब माउथ के थ्रू इंजेक्शन भी हो सकता है, मतलब फूड अंदर आएगा, एंड इंजेक्शन भी होगा, एक्सक्रीटरी मटेरियल अनडाइजेस्टेड फूड बाहर भी जाएगा बेटा, ठीक है ना। In blind sac body plan, only mouth is present and NS is absent beta. The body has a single cavity with one opening to the outside beta. This single opening functions as both mouth for ingestion
एंड एन एस फॉर इजेशन बेटा। समझ आया ना? तो मतलब सिंगल ओपनिंग है बेटा जो बोथ क्या करती है, इंजेशन भी करती है एंड इजेशन भी करती है बेटा। समझ आया बच्चा? चलो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए ऑलरेडी पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन बेटा। तो एग्जाम्पल याद रखना, फाइलम निडेरिया, फाइलम टीनोफोरा एंड फाइलम प्लेट। निडेरिया मतलब सिलेंड्रेटा, ठीक है ना। इन 3 फाइलम्स के अंदर क्या पाया जाता है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान पाया जाता है। समझ आया ना बच्चा? क्लियर हो गया? तो पॉरिफेरा के अंदर क्या था, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान था एंड टीनोफोरा सिलेंट्रेट्स एंड प्लेट हेलमेंट्स के अंदर क्या है बेटा, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है। समझ गए ना? अब आते हैं लास्ट की तरफ बेटा, वो है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। मतलब ये एक ऐसा बॉडी प्लान है बेटा जिसमें 2 ट्यूब है। एक ट्यूब हो गया बाहर वाला जिसको हम बॉडी वॉल बोलेंगे, दूसरा ट्यूब हो गया बेटा अंदर वाला जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलेंगे। समझ आया ना? एंड इस ट्यूब की प्रॉपर्टी क्या है बेटा, इसमें 2 ओपनिंग्स पाई जाते हैं, एक अंदर वाले आने वाली ओपनिंग, एक बाहर जाने वाली ओपनिंग। अंदर आने वाली ओपनिंग को हम माउथ बोलेंगे एंड बाहर जाने वाली ओपनिंग को हम एनएस बोलेंगे। यानी इसमें माउथ भी प्रेजेंट है एंड एनएस भी प्रेजेंट है। ऐसे बॉडी प्लान को हम क्या बोलते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। इन ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान बोथ माउथ एंड एनएस आर प्रेजेंट। एग्जाम्पल नेमेटोहेल्मिन्थ्स टू कॉर्डेट, मतलब नेमेटोहेल्मिन्थ्स, एनालिड्स, मोलस्क्स, आर्थ्रोपोड्स, वो सब आएंगे बेटा टिल कॉर्डेट्स। इनके अंदर क्या पाया जाता है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान पाया जाता है। समझ आया ना? तो आपने 3 बॉडी प्लान याद रखे बेटा, सेल एग्रीगेट जिसमें कुछ भी नहीं है, ब्लाइंड सैक जिसमें ओनली माउथ है, ट्यूब विद इन ट्यूब जिसमें माउथ भी है एंड एनएस भी है। क्लियर है ना? चलिए बेटा तो हम आगे बढ़ते हैं। अब ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान जो है बेटा ये 2 टाइप्स का हो सकता है, ठीक है। ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब पहले समझ लिया आपने बेटा, ट्यूब विद इन ट्यूब मतलब जिसमें माउथ भी है एंड एनएस भी है बेटा। अब ये ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान जो है बेटा ये 2 टाइप्स का हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि पहले माउथ बनेगा कि पहले एनएस बनेगा, ठीक है ना। मतलब ये है बेटा कि जब हमारी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है, इधर देख लीजिए बेटा, जब हमारी ये हमारी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का डायग्राम है बेटा जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। जब हमारी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है सबसे पहले बेटा स्पर्म एंड एग फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनता है, ठीक है ना। जाइगोट जब बनेगा बेटा तो जाइगोट डिवाइड करेगा, ठीक है, तो वो 2 सेल्स में कन्वर्ट होगा, फिर 4 से डिवाइड करेगा थ्रू माइटोसिस, तो 2 सेल्स बनेंगी, फिर 4 सेल्स बनेंगी, 4 के बाद 8 सेल्स बनेंगी, फिर 16 सेल्स बनेंगी। जो 16 सेल वाला स्ट्रक्चर होता है बेटा उसको मर्यूला बोलते हैं, MORULA, ठीक है ना। मर्यूला के बाद बेटा एक 64 सेल स्ट्रक्चर बनता है जो यहाँ पे बना हुआ है बेटा, ये गोल आकार का स्ट्रक्चर है बेटा, ये टेनिस बॉल के समान स्ट्रक्चर होता है, ये अंदर से हॉलो होता है। इस हॉलो कैविटी को हम बेटा ब्लास्टोसील बोलते हैं एंड बाहर वाली जो सेल्स है बेटा इनको हम ब्लास्टोमर्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, इसको हम ब्लास्टूला बोलते हैं। क्लियर है? तो पहले जाइगोट बना, जाइगोट से 2 सेल्स बनी, फिर 4 सेल्स बनी, फिर 8 सेल्स बनी, फिर 16 बनी जिसको हम मर्यूला बोलते हैं। 16 से 64 सेल स्ट्रक्चर बना बेटा, जिस 64 सेल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टूला बोलते हैं। क्लियर है ना? अब ब्लास्टूला की प्रॉपर्टी क्या है बेटा, जब ये ब्लास्टूला आगे डेवलप होता है तो इस ब्लास्टूला में एक ओपनिंग डेवलप होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा ये ओपनिंग दिखाई दे रही है बेटा, ये खाली ओपनिंग येलो कलर में जो ये सेल्स बनी है बेटा, तो इनके नीचे एक ओपनिंग दिखाई दे रही है, इस ओपनिंग को हम ब्लास्टोपोर बोलते हैं, ठीक है ना। तो ब्लास्टूला कन्वर्ट हुआ बेटा एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर के अंदर जिसमें एक ओपनिंग डेवलप हुई बेटा, जिस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोपोर बोलते हैं। समझ आया ना? अब याद रखना है बेटा कि अगर ये ब्लास्टोपोर जो आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा, अगर इस ब्लास्टोपोर से बेटा सबसे पहले क्या बना, इससे माउथ बना पहले, ऐसे एनिमल्स बेटा या ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, ट्यूब विद इन ट्यूब मतलब उनमें माउथ भी है एनएस भी है, लेकिन उनका ब्लास्टोपोर बेटा सबसे पहले क्या बनाएगा, माउथ बनाएगा एंड बाद में किसी और जगह से क्या बनेगा बेटा, एनएस बनेगा। ऐसे एनिमल्स को हम प्रोटोस्टोम्स बोलते हैं बेटा। यानी ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान एनिमल्स 2 प्रकार के हैं, प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरियोस्टोम्स। प्रोटोस्टोम का मतलब होता है बेटा जो उनका ब्लास्टोपोर माउथ बनाएगा एंड ड्यूटेरियोस्टोम का मतलब होता है बेटा जिनका ब्लास्टोपोर एनएस बनाएगा। समझ आया ना? तो प्रोटोस्टोम का मतलब क्या हुआ बेटा, जिनमें ब्लास्टोपोर से क्या बनता है, माउथ बनता है सबसे पहले एंड बाद में एनएस बनेगा बेटा, ठीक है। एंड ड्यूटेरियोस्टोम का मतलब क्या होता है बेटा, जिनके अंदर क्या बनेगा, शाबाश, ब्लास्टोपोर से एनएस बनेगा सबसे पहले, लेकिन बाद में किसी और सेल से किसी और जगह पे क्या डेवलप होगा, माउथ डेवलप होगा। समझ आया ना? तो सेल एग्रीगेट हो गया, ब्लाइंड सैक हो गया, ट्यूब विद इन ट्यूब हो गया। ट्यूब विद इन ट्यूब के अंदर आपने याद रखा बच्चा कि ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान के 2 टाइप्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि सबसे पहले ब्लास्टोपोर से माउथ बनता है कि एनएस बनता है। अगर सबसे पहले माउथ बनेगा
तो प्लीज़ याद रख लीजिए, एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको हम प्रोटोस्टोम्स बोलते हैं। अगर सबसे पहले एनएस बनता है तो इनको हम ड्यूटेरियोस्टोम्स बोलते हैं। क्लियर है ना? चलिए देखते हैं बेटा। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान इज ऑफ टू टाइप्स, प्रोटोस्टोमस एंड ड्यूटेरियोस्टोम्स। प्रोटोस्टोमस का मतलब क्या है? प्रोटोस्टोमस प्लान इज दैट इन विच ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट माउथ इज फॉर्मड फर्स्ट फ्रॉम ब्लास्टोपोर। तो आपने याद रखा ब्लास्टोपोर क्या था? ब्लास्टोला की ओपनिंग थी जो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जनरेट हो जाती है। तो अगर सबसे पहले ब्लास्टोपोर से माउथ बन गया तो इनको हम प्रोटोस्टोमस बोलते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा एग्जाम के लिए। एग्जाम्पल याद रखना है, निमेटोहेल्मिन्थ्स, एनालिड्स, मोलस्क्स एंड आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं दे आर प्रोटोस्टोमस एनिमल्स। तो शॉर्ट में बेटा मोदी जी को हम बेटा नैमो बोलते हैं, ठीक है, NAMO। तो ए से आपको बेटा लास्ट ऑर्थोपोड से ओ आप याद रहे, यहाँ पे ट्रिक लिख देना बेटा NAMO ऑर्थोपोड। वैसे तो ए से ऑर्थोपोड आता है लेकिन आप ओ भी लिख सकते हैं बेटा। तो NAMO क्या होते हैं बेटा? प्रोटोस्टोमस होते हैं। नीट का कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन है और ये याद रख लेना। अब आते हैं ड्यूटेरियोस्टोम्स की तरफ। Deuterostomes plan is that in which during embryonic development NS is formed first from blastopore बेटा। तो अगर पहले माउथ बनेगा तो प्रोटो बोलेंगे, अगर पहले NS बनेगा तो ड्यूटेरियो बोलेंगे। एग्जाम्पल बेटा केमिस्ट्री याद रख लेना। केमिस्ट्री को हम शॉर्ट में CHE लिखते हैं, CHE। C मतलब कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड इकाइनोडर्म। तो नैमो क्या होता है बेटा? नैमो प्रोटोस्टोमस होता है। एंड केमिस्ट्री या ची क्या होता है बेटा? वो ड्यूटेरियोस्टोमस होता है। समझ गए ना बच्चा? तो अभी तक आपने समझ लिया बेटा कि सबसे पहले सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान क्या होता है। तो यहाँ पे पोरिफेरा का सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान दिखाई दे रहा है बेटा। इसमें ना कोई माउथ है ना कोई NS है। ये आपको बेटा सीलेंट्रेटा का ब्लैंड सेक बॉडी प्लान, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बेटा माउथ दिखाई दे रहा है लेकिन NS कहीं पे भी है नहीं बेटा। तो ये हो गया बेटा ब्लैंड सेक बॉडी प्लान। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा C पार्ट में माउथ भी है और NS भी है। तो ये इट मीन्स ये क्या हो गया? ये ट्यूब विद इन ट्यूब हो गया। यहाँ पे आपने देखा था प्रोटोस्टोम क्या होते हैं, ड्यूटेरियोस्टोम क्या था, आपने याद रखा। प्रोटोस्टोम मीन्स mouth forms first from blastopore and deuterostome means mouth is formed later but NS is formed first from the blastopore। ठीक है। प्रोटोस्टोम की आपने एग्जांपल याद रखी, नैमो। नैमो मतलब नेमेटोहेल्मिन्थ्स, एनालिड्स, मोलस्क्स एंड आर्थ्रोपोड्स। एंड ड्यूटेरियोस्टोम का एग्जांपल आपने याद रखा है बेटा कॉर्डेट्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड इकाइनोडर्मिड्स। समझ गए ना बच्चा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की तरफ, वो है बेटा ऑन बेसिस ऑफ सीलोम और बॉडी कैविटी। ठीक है। तो अभी तक हमने बेटा ऑन बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड, ऑन बेसिस ऑफ वर्टिबल कॉलम, ऑन बेसिस ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ऑन बेसिस ऑफ सिमेट्री, ऑन बेसिस ऑफ बॉडी प्लान एंड अब हम पढ़ेंगे बेटा ऑन बेसिस ऑफ सीलोम और बॉडी कैविटी। ठीक है ना। अब याद रख लो बेटा ये सीलोम होता क्या है या बॉडी कैविटी होती क्या है? कुछ नहीं है बेटा, सिंपल में याद रख लेना है। अगर आप अपनी बॉडी को देखेंगे ना तो आप अपनी बॉडी को बेटा चेस्ट पे टच कर लीजिए, अपने हाथ से टच कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या मिल रहा है? स्किन। स्किन के नीचे क्या बेटा? मसल्स। फिर क्या बेटा? बोन्स। अब इमेजिन करो बेटा अगर आप बोन के नीचे हाथ डालेंगे तो बोन के नीचे क्या है बेटा? एक खाली चैम्बर है, एक खाली जगह है बेटा, जिस जगह के अंदर क्या पाया जाता है? ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे हार्ट, लंग्स, डैश एंड डैश बेटा। ठीक है ना। तो ये जो कैविटी बॉडी की है ना बेटा, जो अंदर से खाली कैविटी है, ठीक है, जो एलिमेंट्री कैनल या आप बोल सकते हैं बेटा बॉडी वॉल के बीच में, तो वो कैविटी, वो खाली जगह जो एलिमेंट्री कैनल एंड बॉडी वॉल के बीच में होती है बेटा, इस खाली कैविटी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम सीलोम बोलते हैं। तो सीलोम और बॉडी कैविटी का मतलब क्या है बेटा? ये होता है गैप, स्पेस किस किस के बीच में? बॉडी वॉल एंड गट वॉल के बीच में। बॉडी वॉल मतलब हो गया बाहर वाला एरिया, गट वॉल हो गया मतलब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। इमेजिन कर लो बेटा आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को देख पा रहे हैं, तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में बेटा ईसोफेगस है, फिर स्टोमक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। लेकिन उसके साइड में भी तो बाकी ऑर्गन्स है ना बेटा, जैसे हार्ट, लंग्स, किडनीज, डैश एंड डैश। तो वो ऑर्गन जहाँ पे है बेटा, वो जिस जगह पे है बेटा, उस खाली जगह को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बेटा सीलोम बोलते हैं और बॉडी कैविटी बोलते हैं। समझ आया ना। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। द बॉडी कैविटी इज लाइनेड बाय मीजोडर्म। अभी मीजोडर्म के इसको हम आगे समझेंगे बेटा जब मैं आपको जर्म लेयर्स पढ़ाऊंगा। अभी बस नाम याद रखो बेटा कि बॉडी कैविटी किससे लाइंड होती है बेटा? मीजोडर्म से लाइंड होती है। अब डिपेंडिंग अपॉन कि एक एनिमल के अंदर ये बॉडी कैविटी प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, बिकॉज कुछ एनिमल्स के अंदर बॉडी कैविटी होता ही नहीं है बेटा। अगर आप उनकी बॉडी के अंदर जगह देखोगे ना बेटा, वो हमारी तरह अंदर से हॉलो या खाली नहीं होगी बेटा, वो एकदम भरी हुई होती है बेटा टिश्यूज़ की वजह से, तो उनमें खाली जगह देखने को नहीं मिलती है। लेकिन कुछ के अंदर बॉडी कैविटी पाया जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन के प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी, एनिमल्स 3 टाइप्स के बेटा, सीलोमेट्स, सूडोसीलोमेट्स, ठीक है ना,
एंड ए सिलोमेट्स बेटा, ठीक है। एनिमल्स जो होते हैं बेटा, यहाँ पे गलती से मैंने गलत लिख दिया बेटा, यहाँ पे एक ए सिलोमेट आएगा तो कोई बात नहीं। तो एनिमल्स बेटा 3 प्रकार के होते हैं ऑन द बेस ऑफ सीलोम बेटा, ए सिलोमेट्स, दूसरा होता है बेटा सूडो सिलोमेट्स एंड तीसरा होता है सिलोमेट्स, ठीक है ना। सबसे पहले आप समझ लो बेटा सिलोमेट क्या होता है, बिकॉज सिलोमेट आपको समझ आ जाएगा, फिर ये दो बेटा ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सीलोमेट के नाम से ही आप समझ रहे हैं बेटा, सीलोमेट्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें सीलोम पाया जाता है। सीलोम मतलब जिनमें बॉडी कैविटी पाई जाती है, ठीक है ना। अब याद रखना बेटा, ऐसे एनिमल्स जिनको सीलोमेट्स बोलते हैं या ट्रू सीलोमेट्स बोलते हैं, ट्रू सिलोमेट को हम बेटा यू सिलोमेट्स भी बोलते हैं, ईयू सिलोमेट्स, ईयू मतलब होता है ट्रू सिलोमेट्स बेटा। ये ऐसे एनिमल्स होते हैं बेटा जिनकी बॉडी कैविटी तो मिलेगी बॉडी में, लेकिन बॉडी कैविटी के बाहर हमेशा क्या होगा बेटा, मीजोडर्म की लाइनिंग होगी। तो ऐसे एनिमल्स बेटा जिनमें सबसे पहले बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगा, प्लस बॉडी कैविटी के बाहर क्या होगा बेटा, मीजोडर्म की लाइनिंग होगी, ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, सीलोमेट्स बोलते हैं या ट्रू सिलोमेट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल याद रखेंगे बेटा, एनालिड्स, मोलस्क्स, आर्थ्रोपोड्स, इकाइनोडर्मेट्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, ये सब क्या बेटा, ये सीलोमेट्स में आते हैं। समझ गया ना। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल बेटा किसी एनिमल के अंदर बॉडी कैविटी है, लेकिन बॉडी कैविटी के बाहर मीजोडर्म की लाइनिंग नहीं है बेटा। मीजोडर्म के अलावा बेटा एक्टोडर्म की हो सकती है या एंडोडर्म की हो सकती है, लेकिन मीजोडर्म की लाइनिंग नहीं होगी बेटा। तो ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी में बॉडी कैविटी तो है, सीलोम तो है, लेकिन सीलोम के बाहर मीजोडर्म की कवरिंग नहीं है बेटा, ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, उनको हम सूडो सिलोमेट्स बोलते हैं। तो सिलोमेट का मतलब जिनमें कैविटी है एंड कैविटी के बाहर मीजोडर्म की लाइनिंग है। सूडो सिलोमेट मतलब कैविटी है लेकिन कैविटी के बाहर मीजोडर्म की लाइनिंग नहीं है। समझ आया ना। तो इनको हम क्या बोलते हैं, सूडो सिलोमेट्स बोलते हैं, एंड ऐसी बॉडी कैविटी को हम सूडो सिलोम बोलते हैं। समझ आया ना। एग्जाम्पल क्या आएगा बेटा, एस्केलमेंस आएगा और बेटा शाबाश नेमेटेहेलमेंस आएगा, ठीक है ना। If the body cavity is not lined by mesoderm, the mesoderm is present as scattered pouches. ऐसे को हम सीलोम बोलते हैं बेटा। The animals possessing them are called pseudocoelomates. तो मतलब अगर हम सीलोमेट की कैविटी को देखेंगे बेटा, तो सीलोमेट की बॉडी कैविटी में बेटा, अगर हम ये यहाँ पे बना नहीं सकता हूँ, ठीक है ना, बस ऐसे याद रख लीजिए बेटा। इमेजिन कर लो बेटा आपके पास अंदर से कैविटी दिखाई दे रही है, सीलोम की कैविटी दिखाई दे रही है, और सीलोम की कैविटी के अंदर बेटा आपको कंप्लीट लेयर मिलेगा किसका, मेसोडर्म का। इमेजिन कर लो सर्कल आप देख रहे हैं, तो सर्कल के अंदर बेटा कंप्लीट सर्कल है मेसोडर्म का। अगर कंप्लीट सर्कल है तो वो सीलोमेट है, अगर सर्कल कहीं पे ब्रेक हो गया बेटा तो समझ लेना वो सूडो सीलोम है। समझ आया ना। तो सीलोमेट मतलब बॉडी कैविटी विथ कंप्लीट लेयर ऑफ मेसोडर्म, सूडो सीलोम मतलब बेटा बॉडी कैविटी विथ पैच और इनकम्प्लीट लेयर ऑफ मेसोडर्म बेटा। समझ गए ना। एग्जाम्पल एस्केलमेंस। अब मान लो किसी एनिमल के अंदर टोटली बेटा क्या है, बॉडी कैविटी एब्सेंट है, सीलोम एब्सेंट है, ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, इनको हम ए सीलोमेट्स बोलते हैं बेटा। एग्जाम्पल प्लैटहेलमेंट्स। तो आपने याद रखा बेटा ऑन द बेस ऑफ सीलोम और बॉडी कैविटी एनिमल्स 3 प्रकार के हैं बेटा, ए सिलोमेट्स जिनमें सीलोम ही नहीं है बेटा, सूडो सिलोमेट्स जिनमें सीलोम है लेकिन मेसोडर्म की लेयर कंप्लीट नहीं है बेटा, इनकम्प्लीट लेयर है, उनको सूडो सिलोमेट्स बोलते हैं, एंड फाइनली सिलोमेट्स बेटा जिनमें कैविटी है एंड कंप्लीट लेयर ऑफ मेसोडर्म है, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, उनको हम सिलोमेट्स बोलते हैं। समझ गए ना। चले तो यहाँ पे हम देखेंगे बेटा डायग्रामेटिकली भी समझ लेंगे। तो ये दिखाई दे रहा है बेटा ए सिलोमेट, ये दिखाई दे रहा है बेटा ट्रू सिलोमेट, ट्रू को हम यू सिलोमेट भी बोलते हैं बेटा, मैंने भी बोला था, एंड ये देख रहे हैं बेटा सूडो सिलोमेट, ठीक है ना। अब ध्यान से देख लीजिए बेटा, यहाँ पे इन्होंने जर्म लेयर्स बनाई है बेटा, ये एक्टोडर्म ब्लू में रिप्रेजेंट है, मेसोडर्म रेड या ऑरेंज कलर में रिप्रेजेंट है, एंडोडर्म बेटा ग्रीन में रिप्रेजेंट किया गया है बेटा, ठीक है ना। अब ध्यान से देख लीजिए बेटा, तो ए सिलोमेट के अंदर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है बेटा, पहले एक्टोडर्म है, फिर मेसोडर्म है, फिर एंडोडर्म है, फिर डाइजेस्टिव कैविटी है। तो मेरे को बताओ बेटा कहीं पे गैप दिखाई दे रहा है, कोई गैप नहीं है बेटा, कंप्लीटली फिल्ड है बेटा एक्टो मेसो और एंडोडर्म से, इनको हम ए सिलोमेट्स बोलते हैं। अब यू सिलोमेट में देख लीजिए बेटा, ये आपको डाइजेस्टिव कैविटी दिखाई दे रहा है और ये आपको सीलोम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको सीलोम दिखाई दे रहा है बेटा, एंड फिर बाहर क्या दिखाई दे रहा है बेटा, रेड कलर में देख लीजिए कंप्लीट लेयर ऑफ मेसोडर्म दिखाई दे रहा है बेटा, ठीक है ना। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम यू सिलोमेट्स बोलते हैं बेटा। समझ आया ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं बेटा सूडो सिलोम में, ये देख लीजिए बेटा सीलोम आपको दिखाई दे रहा है, कंप्लीट सिलोम दिखाई दे रहा है, लेकिन मेसोडर्म की लाइनिंग बेटा सिलोम में कहीं नहीं दिखाई दे रही है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम सूडो सिलोमेट्स बोलते हैं। क्लियर है ना। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं। अब सीलोमेट्स जो होते हैं बेटा, इनके भी 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। मतलब सीलोम जो बन गया अंदर से,
ट्रू सिलोमेट्स जो होते हैं बेटा, जिनके अंदर ट्रू सिलोम पाया जाता है या कंप्लीट लेयर ऑफ मेसोडर्म पाई जाती है, उनके अंदर वो मेसोडर्म कैसे बना ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इसके बेसिस पे एनिमल्स दो प्रकार के होते हैं बेटा, शाइजोकोलिक ट्रू सिलोमेट्स एंड एंटीरोकोलिक ट्रू सिलोमेट्स बेटा, ठीक है ना। शाइजोकोलिक ट्रू सिलोमेट्स जो होते हैं बेटा, ये ऐसे सिलोमेट्स होते हैं जिनके अंदर बेटा मेसोडर्म जो बन गया था ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बेटा, वो सेपरेशन ऑफ मेसोडर्म की वजह से बनेगा। दीज आर दो सिलोमेट्स इन विच बॉडी कैविटी इज फॉर्मड बाय सेपरेशन ऑफ मेसोडर्म। मतलब यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे सीलोम जब बनेगा ना, मेसोडर्म की लाइनिंग जब बनेगी वो एक सेल से शुरू होगा बेटा, तो वही सेल बेटा डिवाइड करता जाएगा, सेपरेट होता जाएगा, डिवीजन सेपरेशन डिवीजन सेपरेशन डिवीजन सेपरेशन की वजह से कंप्लीट लेयर मेसोडर्म की बनाएगा बेटा, जिस कंप्लीट लेयर को हम बाद में क्या बोलेंगे, शाइजोकोलिक सीलोम बोलेंगे बेटा, समझ आया ना। तो अगर ट्रू सीलोम बेटा बाय द डिवीजन एंड सेपरेशन ऑफ सेल्स बन रहा है, अगर एक ट्रू सीलोम बन रहा है बेटा एक एनिमल के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ डिवीजन एंड सेपरेशन बेटा, ऐसे पर्टिकुलर ट्रू सीलोम को हम क्या बोलते हैं, इसको हम शाइजोकोलिक ट्रू सीलोम बोलते हैं। किस में देखा जाता है, अम्मा याद रख लेना बेटा, अम्मा मतलब एनालिडा, मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा क्या होते हैं, होते हैं शाइजोकोलिक ट्रू सीलोमेट्स बेटा, समझ आया ना। अब एंटीरोकोलिक का मतलब क्या हुआ बेटा, यहाँ पे सेल जो है बेटा वो डिवाइड एंड सेपरेट नहीं करेगा, यहाँ पे पाउच लाइक सेल्स बनेगा बेटा, और वो पाउच लाइक सेल क्या करता है, वो एनलार्ज करता है। तो अगर सीलोम बेटा बनता है फ्रॉम द पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स, और वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स बेटा डिवाइड एंड सेपरेट नहीं कर रहे हैं, वो बस खाली एनलार्ज हो रहे हैं बेटा, ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं एंटीरोकोलिक सिलोमेट्स बेटा, ठीक है ना। एग्जाम्पल केमिस्ट्री दोबारा से याद रख लेना, कॉर्डेट्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड एकाइनोडर्मेट्स बेटा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे बेटा डिफरेंस लिखा है बेटा, शाइजोकोलिक वर्सेस एंटीरोकोलिक, जो मैं अभी आपको बता रहा था बेटा। तो शाइजोकोलिक में बेटा मैंने आपको अभी बोला था, शाइजोकोलिक एनिमल्स ऐसे होते हैं बेटा जिनके अंदर ट्रू सीलोम बनेगा, लेकिन वो सीलोम बनने के लिए बेटा वहाँ पे मेसोडर्म की सेल्स को डिवाइड एंड सेपरेट होना पड़ता है। एंटीरोकोलिक मतलब बेटा जहाँ पे डिवीजन एंड सेपरेशन नहीं होगा, खाली एनलार्जमेंट ऑफ पाउचेस होगा बेटा। द कंडीशन ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन विच द बॉडी कैविटी इज फॉर्मड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, तो स्प्लिटिंग की वजह से हो रहा है तो शाइजोकोलिक बोलेंगे बेटा, ठीक है। पाउच की वजह से हो रहा है तो एंटीरोकोलिक बोलेंगे बेटा, ठीक है। सीलोम बिगिंस एज स्प्लिट्स विद इन द सॉलिड मेसोडर्मल मास, मेसोडर्म arises as lateral out pocketing of organelle with hollow then become coelomic cavity। वही बता रहा है बेटा ये, यहाँ पे ब्रेकेज होगा बेटा, सेल्स का एंड सेपरेशन होगा, लेकिन यहाँ पे बेटा पाउच बनेंगी, वो पाउच क्या करते हैं बेटा फिर एनलार्ज होके कंप्लीट सीलोम को बनाते हैं, ठीक है। ये नीचे वाले करेक्ट और अच्छा, ये शाइजोकोलिक सीलोम किन में पाया जाता है, कॉमनली प्रोटोस्टोम्स, प्रोटो मतलब जिनमें सबसे पहले क्या बनता है बेटा, माउथ बनता है। एंड एंटीरोकोलिक कॉमनली किन में पाया जाता है, डिट्यूरोस्टोम्स, डिट्यूरोस्टोम्स मतलब जिनमें क्या बनता है, एनएस बनता है बेटा, समझो, इसलिए एग्जांपल्स भी आपको सेम मिलेंगी बेटा यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए बेटा ध्यान से, जो मैं आपको अभी बता रहा था ये वही है बेटा, दोबारा से ब्लास्टुला आ गया, जिस ब्लास्टुला की हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। तो ये ब्लास्टुला की सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं बाहर से, यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा ब्लास्टोपोर, जो हमने देखा था बेटा। अगर ये ब्लास्टोपोर माउथ बन गया पहले तो इसको हम बेटा प्रोटोस्टोम बोलते हैं, अगर ये ब्लास्टोपोर एनएस बन गया पहले उसको हम ड्यूटेरोस्टोम बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे ब्लू कलर में बनी है बेटा मेसोडर्मल सेल्स, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से बेटा कि अगर आप इस पर्टिकुलर कंडीशन में देखेंगे, जो ऊपर कंडीशन दिखाई दे रही है बेटा, यहाँ पे क्या हुआ, सेल्स का पाउच डेवलप हुआ बेटा, ठीक है ना। ये पाउच लाइक सेल्स डेवलप हो गई, ये पाउच लाइक सेल्स डेवलप हो गई। अब यही पाउच क्या हो रहा है बेटा, ध्यान से देख लो बेटा, यहाँ पे यही पाउच एनलार्ज हो रहा है, ठीक है ना। पहले ये पाउच स्मॉल था, लेकिन अब यही पाउच बेटा एनलार्ज हो रहा है इधर जाके। तो अगर आपका मेसोडर्म, अब इसी पाउच की वजह से बाद में कंप्लीट मेसोडर्म बनेगा, लेकिन ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर डिवाइड एंड सेपरेट नहीं हो रहा है, ये बस एनलार्ज कर रहा है बेटा ये पाउच खुद को। तो ऐसे सीलोम को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम अगर बेटा एनलार्जमेंट की वजह से हो जाए तो इसको हम बेटा एंटीरोकोलिक बोलेंगे, अगर स्प्लिटिंग की वजह से हो जाए तो क्या बोलेंगे, शाइजोकोलिक बोलेंगे बेटा, ठीक है ना। चले अब आते हैं बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, वो है बेटा सेगमेंटेशन, ठीक है ना। अब ये नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है बेटा कि कुछ एनिमल्स ऐसे भी एनिमल किंगडम में पाए जाते हैं जिनकी बॉडी के अंदर बेटा आपको छोटे छोटे से पैकेट्स मिलेंगे या छोटे छोटे से फ्रेगमेंट्स मिलेंगे बेटा, छोटे छोटे से हिस्से मिलेंगे। जिन फ्रेगमेंट्स या जिन पैकेट्स या जिन हिस्सों को हम क्या बोलते हैं बेटा, उनको सेगमेंट्स बोलते हैं और मेटामर्स बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। ऐसे एनिमल्स आपको एनिमल किंगडम में देखने को मिलते हैं बेटा, जिनकी बॉडी जो होती है बेटा, मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ।
ये देख लीजिए बेटा, यहाँ पे आपको डायग्राम नंबर 2 में अगर आपको दिखाई दे रहा है बेटा, एक एनिमल बना हुआ है और इसकी एनिमल की बॉडी में बेटा आपको क्लियरली क्या दिखाई दे रहा है बेटा, छोटे छोटे डिब्बे लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे से फ्रेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो फ्रेगमेंट का निशान आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ठीक है ना, अगर ये निशान या ये फ्रेगमेंटेशन बेटा इस एनिमल के अंदर बॉडी के बाहर भी दिखाई दे और सेम निशान बेटा बॉडी के अंदर भी दिखाई दे, मतलब बॉडी की एनिमल की बॉडी जो है बेटा जैसे बाहर से फ्रेगमेंटेड दिखाई दे रही है, अगर रियलिटी में बेटा ये एनिमल ऐसे ही अंदर से भी फ्रेगमेंटेड है, तो मतलब बॉडी बाहर से भी सेगमेंटेड है, अंदर से भी सेगमेंटेड है, बाहर भी सेगमेंटेशन दिखाई दे रहा है, अंदर भी सेगमेंटेशन रियलिटी में होगा बेटा, ऐसे पर्टिकुलर सेगमेंटेशन को हम ट्रू सेगमेंटेशन बोलते हैं और मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं। समझ आया ना? यानी सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, सेगमेंटेशन एक ऐसा फिनोमेना है बेटा जहाँ पे एनिमल्स या कुछ एनिमल्स बेटा अपनी बॉडी को छोटे छोटे से फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, जिन फ्रेगमेंट्स को मेटामर्स बोलते हैं, और हर एक फ्रेगमेंट में क्या होगा बेटा, रेपिटेशन ऑफ बॉडी पार्ट होगा। रेपिटेशन ऑफ बॉडी पार्ट मतलब फ्रेगमेंट नंबर 1 में जो ऑर्गन होगा वो 2 में भी होगा, 3 में भी होगा, 4 में भी होगा, 5 में भी होगा। तो अगर किसी एनिमल के अंदर बेटा बॉडी बाहर से भी सेगमेंटेड दिखाई दे रही है और रियलिटी में वो सेगमेंट अंदर से भी पाया जाएगा, मतलब जो कट आपको बाहर से दिखाई दे रहा है ना वो थ्रू आउट बॉडी वो कट मिलेगा बेटा, और हर एक कट के अंदर क्या होगा बेटा, एक ऑर्गन रिपीट होगा। ऐसे पर्टिकुलर सेगमेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम ट्रू और मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं। समझ आया ना? अब कुछ एनिमल्स जो होते हैं बेटा उनकी बॉडी खाली बाहर से फ्रेगमेंटेड दिखाई दे रही है, मतलब आपको बाहर से बेटा कट दिखाई देगा लेकिन रियलिटी में अंदर से कट नहीं होगा, तो मतलब बॉडी बाहर से फ्रेगमेंटेड दिखाई दे रही है लेकिन रियलिटी में अंदर से वो फ्रेगमेंटेड नहीं है बेटा। तो ऐसे एनिमल्स को हम एक्सटर्नल सेगमेंटेशन या ऐसी फ्रेगमेंटेशन को एक्सटर्नल सेगमेंटेशन बोलते हैं। जैसे हम है बेटा, हमारी बॉडी के अंदर से फ्रेगमेंट है, जैसे डायफ्राम हमारी बॉडी को 2 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करता है, थोरैसिक एंड एब्डोमेन, लेकिन क्या बाहर से वो कट दिखाई दे रहा है? नहीं बेटा। तो कुछ एनिमल्स ऐसे भी होंगे जिनमें अंदर से सेगमेंटेशन होगा लेकिन बाहर से वो नहीं दिखाई देगा बेटा, इसको हम इंटरनल सेगमेंटेशन बोलते हैं। मतलब सेगमेंटेशन के अलग अलग टाइप्स है बेटा, जैसे मेटामेरिक सेगमेंटेशन, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, इंटरनल सेगमेंटेशन एंड लास्ट में बेटा सूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अब सूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होता है बेटा, इसके अंदर एनिमल की बॉडी जो है बेटा वो लार्वल स्टेज में सेगमेंटेशन दिखा सकती है, अडल्ट में नहीं दिखा सकती है, इसका रिवर्स भी हो सकता है। ठीक है ना? चलो तो देख लेते हैं बेटा हम इधर कि हमने देखा बेटा यहाँ पे कि सेगमेंटेशन जो है बेटा इट इज़ द डिवीजन ऑफ बॉडी पार्ट्स इनटू डिस्टिंक्ट प्रोपोर्शंस बेटा। मतलब सेगमेंटेशन जो है बेटा इसका मतलब क्या होता है बेटा, ये डिवीजन ऑफ बॉडी पार्ट्स होता है किन में, छोटे छोटे से प्रोपोर्शंस या डिस्टिंक्ट प्रोपोर्शंस में। टाइप्स है बेटा, एक्सटर्नल अगर बॉडी से बाहर सेगमेंटेशन दिखाई दे रहा है अंदर से लेकिन नहीं होगा, इंटरनल बॉडी अंदर से सेगमेंटेशन दिखाई दे रहा है बाहर से नहीं होगा, मेटामेरिक जिसमें अंदर से भी सेगमेंटेशन होगा एंड बाहर से भी सेगमेंटेशन, इसको हम ट्रू सेगमेंटेशन भी बोलते हैं। लास्ट बेटा सूडो मेटामेरिक। तो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट प्रोपोर्शंस ओनली एक्सटर्नली, तो ये आर्थ्रोपोड्स में देखा जाता है बेटा, मतलब बॉडी बाहर से सेगमेंटेड होगी लेकिन अंदर से बेटा रियलिटी में कोई सेगमेंटेशन नहीं होता है। इंटरनल सेगमेंटेशन, बॉडी अंदर से सेगमेंटेड है बाहर से नहीं दिखाई देगी बेटा, जैसे कॉर्डेट्स में बेटा जो मैंने आपको अभी अपना एग्जांपल दिया था। ये आपको एग्जाम के लिए याद रखना जो पूछा जाता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम बेटा। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट प्रोपोर्शंस बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली, इसको हम ट्रू सेगमेंटेशन भी बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल याद रहा, एनालिट्स जैसे फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म में। ठीक है ना? सूडो मेटामेरिक भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट प्रोपोर्शंस बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली बट इट इज ऑब्जर्व्ड ओनली ड्यूरिंग अडल्ट स्टेज एंड एब्सेंट इन लार्वल स्टेज। मतलब यहाँ पे बॉडी बेटा ट्रू सेगमेंटेशन जैसा ही है, ठीक है ना, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे बेटा, प्रॉब्लम ये पूरी लाइफ में सेगमेंटेशन नहीं दिखाई देगा, अडल्ट में तो दिखाई देगा लेकिन लार्वल स्टेज में वो सेगमेंटेशन एब्सेंट होगा बेटा। यही रीजन है बेटा, हम इसको क्या बोलते हैं, हम उसको सूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं। ठीक है ना? एग्जाम्पल बेटा प्लेट हेलमेंट्स, प्लेट हेलमेंट्स का एग्जाम्पल बेटा कॉमनली सिस्टोडा, जैसे फॉर एग्जाम्पल टीनिया बेटा, टीनिया सोलेमिया भी याद रख सकते हैं। क्लियर है ना? ये आपने देखा बेटा अर्थवर्म है बेटा, इसमें ट्रू सेगमेंटेशन दिखाई देगा। ये आर्थ्रोपोड है बेटा, इसमें खाली बॉडी अंदर बाहर से सेगमेंटेड होगी बेटा, अंदर से सेगमेंटेशन नहीं दिखाई देगा। कॉर्डेट्स बेटा, इनमें बॉडी अंदर से भी सेगमेंटेड होती है एंड बाहर से भी सेगमेंटेड होती है। क्लियर है ना बच्चा? चले अब आते हैं बेटा जर्म लेयर्स की तरफ। ठीक है ना? जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था
कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बेटा एक डायग्राम दिखाया था, ठीक है ना, और उस डायग्राम की तरफ वापस चलते हैं एक बार। हमने ये डायग्राम अभी देखा था बेटा, ठीक है ना। तो मैंने आपको बोला था बेटा जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट में सबसे पहले ब्लास्टुला बनता है बेटा, ठीक है ना। अब जैसे ब्लास्टुला बनता है बेटा, अब ब्लास्टुला के बाद और एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम गैस्ट्रुला बोलते हैं, GASTRULA, ठीक है ना। ब्लास्टुला के अंदर अगर आप देखेंगे बेटा एक सिंपल प्रकार की सेल पाई जा रही है बेटा, एक सिंगल टाइप की सेल पाई जा रही है, ठीक है ना, जिनको हम ब्लास्टोमर्स बोलते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है बेटा, ये ब्लास्टोमर्स जो होते हैं, ये ब्लास्टोमर्स 3 लेयर्स में अरेंज हो जाते हैं बेटा, ठीक है ना। जिसमें सबसे बाहर वाली लेयर जो होगी बेटा उसको हम एक्टोडर्म बोलते हैं, जो सबसे अंदर वाली लेयर होगी बेटा जिसको हम एंडोडर्म बोलते हैं, एंड बीच में जो लेयर होगी बेटा उसको हम मीजोडर्म बोलते हैं। यानी ब्लास्टुला के बाद जो गैस्ट्रुला बना बेटा, गैस्ट्रुला के अंदर बेटा सेल्स 3 लेयर्स में अरेंज हो गई। सबसे बाहर वाली जो होगी बेटा उसको हम एक्टोडर्म बोलेंगे, उसके नीचे जो होगी बेटा उसको हम मीजोडर्म बोलेंगे, एंड सबसे अंदर वाली जो होगी बेटा उसको हम एंडोडर्म बोलेंगे। तो अगर किसी एनिमल की बॉडी में बेटा तीनों लेयर्स है, जैसे एक्टोडर्म भी है, एंडोडर्म भी है एंड मीजोडर्म भी है बेटा, ठीक है ना, ऐसे एनिमल को हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो जर्म लेयर का मतलब क्या होता है बेटा, प्रेजेंस ऑफ एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म बेटा। तो अगर किसी एनिमल में बेटा तीनों लेयर्स है तो इसको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे। अगर किसी एनिमल में बेटा खाली 2 लेयर्स है, ठीक है ना, एक लेयर एब्सेंट है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। तो याद रख लेना बेटा डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के अंदर मीजोडर्म एब्सेंट होता है लेकिन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म प्रेजेंट होता है बेटा। लेकिन ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर बेटा एक्टोडर्म भी होगा, मीजोडर्म भी होगा एंड एंडोडर्म भी होगा, ठीक है ना। तो देख लेते हैं बेटा, दीज आर लेयर्स ऑफ गैस्ट्रुला फ्रॉम विच ऑल बॉडी ऑर्गन्स आर फॉर्मड बेटा। यानी यही वो 3 लेयर्स है बेटा। अगर आपको याद हो टिश्यूज के अंदर हमने पढ़ा था बेटा, किसी टिश्यू का एक्टोडर्मल ऑरिजिन था, किसी का मीजोडर्मल था, किसी का एंडोडर्मल था। यानी हमारी बॉडी में जितने भी टिश्यूज बनेंगे या जितने भी ऑर्गन्स बनेंगे वो कहाँ से बनते हैं बेटा, गैस्ट्रुला से बनते हैं। एंड गैस्ट्रुला में कहाँ से बनते हैं बेटा, जर्म लेयर से बनते हैं। और कितने जर्म लेयर्स पाए जाते हैं बॉडी में, किसी में 3 एंड किसी में 2। जिसमें 2 होंगे बेटा उसको हम डिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे, एंड जिसमें 3 होंगे बेटा उसको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे, ठीक है ना। डिप्लोब्लास्टिक के बारे में बात करें, हैव 2 जर्म लेयर्स, आउटर एक्टोडर्म एंड इनर एंडोडर्म बेटा। एग्जांपल स्पॉन्ज एंड सीलेंट्रेटा। तो याद रखना बेटा पोरिफेरा एंड सीलेंट्रेटा क्या होते हैं बेटा, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है ना। टिनोफोरा भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक बेटा इनमें 3 होंगे, आउटर एक्टोडर्म, मिडल मीजोडर्म एंड इनर एंडोडर्म। एग्जांपल फ्लैट वर्म्स मतलब प्लेट हेलमेंट्स टू कॉर्डेट्स बेटा। तो याद रखना स्पॉन्जिस, सीलेंट्रेट्स एंड टिनोफोर्स बेटा डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। एंड उसके बाद बेटा जितने भी फाइलम्स है दे ऑल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर बेटा। समझ गए ना। चलिए डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते बेटा, ये आपको वैसे पता ही, हमने थोड़ी देर पहले अभी पढ़ा था बॉडी प्लान। तो सिंपल में याद रख लो बेटा, बॉडी प्लान के अंदर बेटा अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर माउथ प्रेजेंट है एंड एनएस एब्सेंट है बेटा, तो मतलब उसका डाइजेस्टिव कैनाल या उसका एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट नहीं है बेटा, ठीक है। अगर कंप्लीट नहीं है तो उसको हम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम या इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव कैनाल बोलेंगे। लेकिन अगर किसी एनिमल के अंदर बेटा ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब मतलब बेटा उसमें माउथ भी है एंड एनएस भी है, उसको हम बोलेंगे कंप्लीट डाइजेस्टिव कैनाल। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है बेटा ये एनिमल्स के अंदर 2 प्रकार का होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट मतलब बेटा जिनके अंदर बेटा माउथ भी होगा एंड एनएस भी होगा। इनकम्प्लीट मतलब बेटा जिनमें ओनली माउथ होगा लेकिन एनएस एब्सेंट होगा। तो देख लेते हैं बेटा, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान जिनमें होगा बेटा उनमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेगा, ओनली माउथ प्रेजेंट एनएस एब्सेंट होता है। एग्जांपल सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड प्लेट हेलमेंट्स। कंप्लीट बेटा ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, माउथ भी होगा एंड एनएस भी होगा बेटा। एग्जांपल नेमेट हेलमेंट्स टू कॉर्डेट्स। अब यहाँ पे बेटा ये जो पॉइंट लिखा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इकाइनोडर्मेट्स जो होते हैं बेटा, इकाइनोडर्म जैसे निमेट हेलमेंट्स, एनालीड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोड्स, ठीक है ना। उसके बाद इकाइनोडर्मेट्स आएगा बेटा। तो इकाइनोडर्मेटा में कॉमनली क्या होता है बेटा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एक्सेप्ट ब्रिटल स्टार्स बेटा जिनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता है। दैट इज इनमें ओनली माउथ होता है लेकिन एनएस नहीं होता है। समझ गए ना। तो आपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में याद रखा बेटा कि डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर माउथ एंड एनएस है तो कंप्लीट है, अगर खाली माउथ है और एनएस एब्सेंट है तो इनकम्प्लीट है बेटा। समझ गए ना। चले अब आते हैं डाइजेशन की तरफ बेटा। डाइजेशन 2 प्रकार का होता है एनिमल्स में, इंट्रा सेल्यूलर एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर। ये तो आप नाम से ही समझ गए बेटा।
अगर डाइजेशन इनसाइड सेल हो रहा है बेटा, इनसाइड सेल साइटोप्लाज्म हो रहा है, तो उसको हम इंट्रासेलुलर बोलेंगे। अगर डाइजेशन बेटा आउटसाइड सेल हो रहा है, आउटसाइड में सेल मतलब ऑर्गन के अंदर हो रहा है बेटा, या बिटवीन द टिश्यूज हो रहा है, उसको हम एक्स्ट्रासेलुलर बोलते हैं। तो इंट्रासेलुलर मतलब विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, एक्स्ट्रासेलुलर मतलब आउटसाइड द सेल बेटा। टाइप ऑफ डाइजेशन विच ऑकर्स इनसाइड द सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे पोरिफेरास के अंदर देखा जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर जो आउटसाइड सेल्स होगा, एग्जाम्पल प्लेट हेलमेंट्स टू कॉर्डेट्स बेटा। लेकिन इंपॉर्टेंट याद रखना बेटा, जो कॉमन एग्जाम में पूछा गया है ऑलरेडी ये क्वेश्चन बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन केस ऑफ नाइडीरियंस एंड टीनोफोर्स, मतलब सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इज प्रेजेंट बेटा। समझ गए ना। चले अब आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ बेटा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम एनिमल्स में दो प्रकार का पाया जाता है बेटा, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बेटा जिसमें जैसे ही ब्लड बेटा हार्ट से बाहर आएगा, तो वो हार्ट से बाहर आने के बाद बेटा ब्लड वेसल में नहीं चला जाएगा, वो छोटी छोटी सी गैप्स में चला जाता है बेटा, छोटे छोटे से स्पेसेस में चला जाता है, जिन स्पेसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, जिसको हम साइनसेस बोलते हैं और हीमोसील बोलते हैं। जैसे हम अपना एग्जांपल ले लेंगे बेटा, हमारी बॉडी में जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो वो ब्लड वेसल में जाएगा, फिर कैपिलरीज में जाएगा, फिर वीन्स में जाएगा, फिर दोबारा से हार्ट में आएगा। तो मतलब हमारी बॉडी में ब्लड जो है बेटा वो कभी भी ब्लड वेसल से बाहर नहीं आता बेटा, वो हमेशा ब्लड वेसल के अंदर ही रहेगा, ठीक है ना। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी है बेटा कि जिनकी बॉडी में हार्ट ने जैसे ही ब्लड को पंप किया ना, वो पंप होने के बाद बेटा ब्लड वेसल से बाहर आके कहाँ पे चला जाता है, छोटी छोटी सी स्पेसेस में चला जाता है, जिन स्पेसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, जिनको हम साइनसेस बोलते हैं, और इसको हम हीमोसील भी बोलते हैं बेटा, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो सीलोम होगा ना उसमें ब्लड भरा होगा बेटा, तो ऐसे सीलोम को हम हीमोसील बोलते हैं या साइनस बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। तो ऐसे पर्टिकुलर सर्कुलेटरी सिस्टम को जहाँ पे ब्लड बेटा इनसाइड ब्लड वेसल नहीं रहता है बल्कि वो ब्लड वेसल से बाहर आता है बेटा, इसको हम ओपन टाइप बोलते हैं। लेकिन अगर ब्लड हमेशा इनसाइड ब्लड वेसल ही रहेगा उसको हम क्लोज टाइप बोलते हैं बेटा। ओपन टाइप इन विच द ब्लड इज पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथड इन इट, मतलब ब्लड जो है बेटा वो सेल्स एंड टिश्यूज के आसपास फ्लो कर रहा होगा बेटा, वो इनसाइड ब्लड वेसल नहीं होगा। ऐसे पर्टिकुलर सर्कुलेटरी सिस्टम को ओपन टाइप बोलते हैं बेटा। एग्जाम्पल आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड इकाइनोडर्मेट्स बेटा, ठीक है ना। यहाँ पे याद रखना मोलस्क्स के अंदर एक्सेप्शन है बेटा, सारे मोलस्क्स में ओपन टाइप होगा एक्सेप्ट सेफेलोपोडा, जैसे ऑक्टोपस जो है बेटा सेफेलोपोडा का मेंबर है, इनके अंदर क्या होता है बेटा, इनके अंदर क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लोज टाइप बेटा इन विच ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू ए सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर, मतलब आर्टरीज में जाएगा, वीन्स में जाएगा एंड कैपिलरीज में जाएगा बेटा। एग्जाम्पल एनालिडा एंड कॉर्डेटा बेटा, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ। पोरिफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटहेलमेंट्स, नेमेटहेलमेंट्स, एनालिड्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। इनमें कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होगा, तो फिर ये रेस्पायर कैसे करते हैं बेटा, ये डायरेक्टली बॉडी सरफेस से रेस्पायर करते हैं, मतलब इनकी बॉडी में सेल्स के अंदर बेटा डायरेक्टली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है। इनमें कोई स्पेशल ऑर्गन अलग से बेटा नहीं पाया जाता रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है ना। मोलस्क्स के अंदर बेटा रेस्पिरेशन जो है वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर की वजह से होता है, एग्जाम में पूछा गया ऑलरेडी बेटा, जिसको हम टाइनिडिया बोलते हैं। जितने भी मोलस्क्स है सारे मोलस्क्स के अंदर बेटा मैक्सिमम मोलस्क्स के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाए, जैसे हमारे बॉडी में लंग बेटा रेस्पिरेशन करता है, इनके बॉडी में बेटा लंग नहीं होता है बल्कि अलग स्ट्रक्चर होता है बेटा, जिसको हम टाइनिडिया बोलते हैं। लेकिन इसका एक्सेप्शन है बेटा, डेंटेलियम जो है बेटा, डेंटेलियम में टाइनिडिया एब्सेंट है, पाइला में भी टाइनिडिया एब्सेंट है। तो फिर डेंटेलियम कैसे करता है बेटा, डेंटेलियम मेंटल के थ्रू रेस्पिरेशन करता है, तो मेंटल भी एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है बेटा। एंड पाइला किसके थ्रू रेस्पायर करता है, पल्मोनरी सैक के थ्रू रेस्पायर करता है। डेंटेलियम थ्रू मेंटल एंड पाइला थ्रू पल्मोनरी सैक बेटा, ठीक है ना। तो आपने याद रखा मोलस्क्स के अंदर 3 रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, टाइनिडिया, मेंटल एंड पल्मोनरी सैक। टाइनिडिया इन मैक्सिमम मोलस्क्स, डेंटेलियम के अंदर मेंटल एंड पाइला के अंदर पल्मोनरी सैक, ठीक है ना। आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं बेटा, जैसे आर्थ्रोपोड्स में अलग अलग क्लासेस है बेटा, जैसे क्रस्टेशियंस, डिप्लोपोड्स, कैलोपोड्स, इंसेक्ट्स, एरेक्निड्स एंड मीरोस्टोम्स, ठीक है। तो आर्थ्रोपोड्स के अंदर बेटा जैसे फॉर क्रस्टेशियंस की हम बात करें तो वो बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब थ्रू बॉडी रेस्पायर करते हैं, एक्सेप्ट प्रॉन बेटा, प्रॉन में क्या पाई जाती है, गिल्स पाई जाती है। आर्थ्रोपोड्स बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन करते हैं एक्सेप्ट बेटा प्रॉन, जिसमें क्या पाई जाती है, गिल्स पाई जाती है। अब आर्थ्रोपोड्स के अंदर बेटा जो आर्थ्रोपोड्स का जो पहला क्लास था क्रस्टेशिया, क्रस्टेशियंस के अंदर क्या होता है,
मतलब आर्थ्रोपोड्स के अंदर अलग अलग प्रकार के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। जैसे क्रस्टेशियंस के अंदर बॉडी सरफेस था एक्सेप्ट प्रॉन बेटा जिसमें गिल्स है। इसके अलावा बेटा जैसे आप देखेंगे डिप्लोपोडा, कैलोपोडा एंड इंसेक्टा। तो डिप्लोपोडा, कैलोपोडा एंड इंसेक्टा के अंदर क्या है बेटा, ट्राइकियल सिस्टम है। ठीक है, मतलब ट्राइकियल सिस्टम एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है बेटा, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे बस आउटलाइन देख रहे हैं। तो डिप्लोपोडा, कैलोपोडा एंड इंसेक्टा में बेटा बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन नहीं होता, इनके अंदर बेटा गिल्स नहीं पाई जाती, बल्कि इनके अंदर क्या है बेटा, इनके अंदर ट्राइकियल सिस्टम है। तो आर्थ्रोपोडा के अंदर बॉडी सरफेस हो सकता है, आर्थ्रोपोडा के अंदर गिल्स हो सकती है। अब आप आपसे कोई पूछे बेटा आर्थ्रोपोडा के अंदर क्रस्टेशियंस में क्या होता है, तो क्रस्टेशियंस में बॉडी सरफेस होता है। आपसे पूछे कोई बेटा क्रस्टेशियन में जो प्रॉन होता है, प्रॉन के अंदर क्या होता है, तो प्रॉन के अंदर गिल्स होती है। सिमिलर तरीके से बेटा आर्थ्रोपोड्स का और 3 क्लास है बेटा, डिप्लोपोडा, काइलोपोडा एंड इंसेक्टा। इन सब के अंदर क्या होता है बेटा, ट्राइकियल सिस्टम होता है। इसके अलावा बेटा आर्थ्रोपोडा की और 2 क्लासेस है, जैसे अरेक्निड एंड मीरोस्टोमा, उनके अंदर क्या पाई जाती है, बुक लंग्स पाई जाती है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए आर्थ्रोपोड्स के अंदर बॉडी सरफेस है, गिल्स है, ट्राइकियल सिस्टम है, बुक लंग्स है बेटा। लेकिन अलग अलग आपको क्लास वाइज पूछा जाए तो क्रस्टेशियन में बॉडी सरफेस, प्रॉन में बिग गिल्स, डिप्लोपोडा, कैलोपोडा, इंसेक्टा के अंदर बेटा ट्राइकियल सिस्टम, एंड एरेक्निडा एंड मीरोस्टोमा के अंदर बेटा बुक लंग्स। एरेक्निडा में स्कॉर्पियन आते हैं बेटा, तो उनमें बुक लंग्स होती है। ठीक है ना, चलिए इकाइनोडर्म्स के अंदर क्या होती है बेटा, इनके अंदर रेस्पिरेशन के लिए ट्यूब फीट होते हैं एंड डर्मल ब्रेंके होते हैं। याद रखना इकाइनोडर्मेटा बेटा रेस्पायर करते हैं थ्रू ट्यूब फीट्स एंड डर्मल ब्रेंकी बेटा। ठीक है ना। इन हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा बेटा ये कैसे करते हैं, ये गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं, एक्सेप्ट लंग फिशेस विच रेस्पायर थ्रू बोथ गिल्स एंड लंग्स बेटा। तो हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा में रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है। एक्सेप्शन है बेटा लंग फिशेस, जिनमें बेटा थ्रू गिल्स एंड लंग्स रेस्पिरेशन होता है, मतलब इनमें दोनों यूज़ किए जाते हैं। एम्फीबियाज के अंदर बेटा बहुत अलग अलग प्रकार के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, जैसे वो स्किन से भी रेस्पायर कर सकते हैं, उनके माउथ के अंदर एक मेम्ब्रेन होता है बेटा जिसको बुकोफेरेंजियल मेम्ब्रेन बोलते हैं, उससे रेस्पायर कर सकते हैं, या लंग से भी रेस्पायर कर सकते हैं। एक्सेप्ट नेक्ट्यूरस, नेक्ट्यूरस एक एम्फीबियन है बेटा जो खाली गिल से रेस्पायर करता है। ठीक है ना। चले अब इंपॉर्टेंट है बेटा ये, अब एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम में बेटा जाने से पहले हमें टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल पढ़ना पड़ेगा कि एनिमल किस किस प्रकार का एक्सक्रीटरी मटेरियल प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना। तो इधर देख लीजिए बेटा, देखो हमारी बॉडी में बेटा हम दिन भर प्रोटीन्स बनाते हैं और प्रोटीन्स को तोड़ते भी हैं। हमारी बॉडी में दिन भर न्यूक्लिक एसिड्स बनते हैं, न्यूक्लिक एसिड टूटते भी है बेटा। ठीक है ना। तो मतलब हमारी बॉडी में कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म प्रोटीन्स का भी चलता है एंड न्यूक्लिक एसिड्स का भी चलता है। जो प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म होता है तो वो अमीनो एसिड बनाता है, जब न्यूक्लिक एसिड का कैटाबॉलिज्म होता है तो वो नाइट्रोजनस बेसिस बनाते हैं। ये अमाइनो एसिड जो बन गया या ये नाइट्रोजनस बेस जो बन गई बेटा, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, ये ग्रुप को रिलीज करते हैं जिसको अमाइनो ग्रुप बोलते हैं या NH2 ग्रुप बोलते हैं। और ये अमाइनो ग्रुप आगे जाके किसमें कन्वर्ट होता है, अमोनिया के अंदर कन्वर्ट होता है। तो अगर अमाइनो ग्रुप बेटा अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हुआ, ठीक है, तो अमोनिया हाईली टॉक्सिक होता है बेटा। ठीक है ना, हमारी बॉडी के लिए अमोनिया बहुत ही टॉक्सिक है। ठीक है ना। तो हमारी बॉडी क्या करने की कोशिश करेगी बेटा, इस अमोनिया को एक्सक्रीट करने की कोशिश करेगी, मतलब बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करेगी। लेकिन हमारी बॉडी ऐसा कर नहीं पाती। अगर मैं अपनी एग्जांपल ले लूँ बेटा, हमारी बॉडी ऐसा कर नहीं पाती है। क्यों नहीं कर पाती, बिकॉज अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए बेटा बहुत सारा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। बिकॉज अमोनिया जो होता है बेटा ये वाटर के अंदर ज़्यादा सॉल्युबिलिटी नहीं दिखाता है। ठीक है ना। तो मतलब बिकॉज ऑफ द लो अमाउंट ऑफ सॉल्युबिलिटी बेटा अमोनिया जो होता है बेटा वो जल्दी वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं हो पाता है। बिकॉज ये वाटर के अंदर जल्दी डिजोल्व नहीं हो पाता तो इसको बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए बेटा क्या करने के लिए, डिजोल्व करने के लिए। और हमारी बॉडी में बेटा इतना वाटर तो होता नहीं है कि हम इतना अमोनिया फिर बॉडी से बाहर निकाल सकें। तो हमारी बॉडी क्या करती है बेटा, इस अमोनिया को कन्वर्ट करती है इनटू सिंपलर फॉर्म बेटा, जो सिंपलर फॉर्म यूरिया हो सकता है या यूरिक एसिड हो सकता है। ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं बेटा जो पानी में ही रहते हैं, मतलब जो एक्वेटिक एनिमल्स है बेटा, तो वो क्या करेंगे बेटा, जैसे NH2 अमाइनो ग्रुप बन गया, वो अमाइनो ग्रुप को अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे। बिकॉज उनके पास पानी की कमी है नहीं बेटा, आसपास में बहुत ज़्यादा पानी है, तो वो अमोनिया को बेटा बॉडी से बाहर निकालेंगे इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। ठीक है ना। तो ऐसे एनिमल्स बेटा जिनकी बॉडी में अमाइनो एसिड या न्यूक्लिक एसिड की वजह से अमाइनो ग्रुप रिलीज हुआ, और अमाइनो ग्रुप एक एक्सक्रीटरी मटेरियल है बेटा, तो इन्होंने इसको रिलीज किया इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं बेटा अमोनोटेलिक एनिमल्स। तो अमोनोटेलिक एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं बेटा जिनकी बॉडी में एक्सक्रीशन जो है बेटा, ये एक्सक्रीटरी मटेरियल जो है बेटा वो क्या होता है, वो अमोनिया होता है।
क्यों अमोनिया होता है? बिकॉज उनकी बॉडी में बेटा पानी की कमी नहीं है, बहुत सारा पानी एक्वेटिक एनिमल्स के पास पाया जाता है, तो वो अमोनिया को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे बेटा, बल्कि डायरेक्टली अमोनिया को रिलीज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। ऐसे एनिमल्स को हम अमोनोटेलिक एनिमल्स बोलते हैं। समझ आया ना? अब कुछ एनिमल्स ऐसे हैं बेटा जो टेरेस्ट्रियल है, जो ज़मीन पे रहते हैं बेटा, उनके पास ज़्यादा पानी तो है नहीं, तो बिकॉज उनके पास मोर अमाउंट ऑफ पानी नहीं होता है बेटा, तो वो क्या करेंगे बेटा, वो अमोनिया को कन्वर्ट करेंगे किस में, यूरिया में, और फिर बॉडी से क्या रिलीज करेंगे बेटा, यूरिया को रिलीज कराएंगे। तो अमोनिया का कन्वर्जन यूरिया में हुआ और बॉडी से रिलीज क्या हो रहा है बेटा, बॉडी से रिलीज हो रहा है यूरिया। तो ऐसे एनिमल्स को जो एक्सक्रीटरी मटेरियल या यूरिन के थ्रू बेटा किसको निकालते हैं, अमोनिया को नहीं निकालते हैं बल्कि यूरिया को निकालते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, इनको हम यूरियोटेलिक एनिमल्स बोलते हैं। तो अमोनोटेलिक मतलब जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, यूरियोटेलिक मतलब जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं बेटा जो बहुत ही कम पानी पीते हैं, वो मोस्टली एरियल है बेटा, वो उड़ते रहते हैं और पानी ज़्यादा पीते नहीं, तो उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कम पानी पाया जाता है बेटा। तो अगर उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कम पानी पाया जाएगा, दैट मीन्स वो अमोनिया को रिलीज़ नहीं कर सकते, वो यूरिया को भी रिलीज़ नहीं कर सकते बेटा। तो फिर उनके पास क्या चॉइस बच गया बेटा, वो यूरिया को कन्वर्ट करेंगे बेटा और एक सिंपलर फॉर्म में, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरिक एसिड बोलते हैं, और उनकी बॉडी में क्या एक्सक्रीट होगा, यूरिक एसिड एक्सक्रीट होगा बेटा। ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, इनको हम यूरिकोटेलिक बोलते हैं। यानी मीन्स क्या है बेटा इसका, कि डिपेंडिंग अपॉन कि एक एनिमल बेटा एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या रिलीज कर रहा है यूरिन के साथ, उसके बेसिस पे एनिमल्स के 3 टाइप्स है। अगर डायरेक्टली अमोनिया रिलीज कर रहा है तो अमोनोटेलिक बोलेंगे, यूरिया रिलीज कर रहा है तो यूरियोटेलिक बोलेंगे, एंड यूरिक एसिड रिलीज कर रहा है तो यूरिकोटेलिक बोलेंगे बेटा। तो अमोनोटेलिक मीन अमोनिया, यूरियो UREO मीन्स यूरिया, यूरिको URICO मीन्स शाबाश यूरिक एसिड बेटा। समझ गया ना? चले, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स, दोज एनिमल्स विच एक्सक्रीट देयर नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया आर नोन एज अमोनोटेलिक। समझ गए ना? अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर विथ विच इट फॉर्म्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड विच कैन डैमेज सेल्स डायरेक्टली बाय इट्स एल्कलाइन कॉस्टिक एक्शन बेटा। तो मतलब अमोनिया जो है बेटा, जैसे वाटर के अंदर डिजोल्व होगा तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है बेटा वो हाईली टॉक्सिक मटेरियल होता है बेटा, ठीक है ना, बिकॉज वो हमारी सेल्स को क्या कर सकता है, कॉस्टिक एक्शन से डैमेज कर सकता है। एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर। हमारी बॉडी अमोनिया को डायरेक्टली अमोनिया के फॉर्म में रिलीज क्यों नहीं कर सकती, बिकॉज अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए क्या चाहिए बेटा, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, सो दैट मोर वाटर लॉस फ्रॉम बॉडी बेटा। तो अगर हमारी बॉडी बेटा इस अमोनिया को रिलीज करेगी तो हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो जाएगा, और हमारी बॉडी में इतना वाटर होता नहीं है बेटा। दैट इज़ वाई सच अ मोड ऑफ एक्सक्रीशन इज सूटेबल फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स which have constant access to water बेटा। समझ गए ना? अमोनिया इज द फर्स्ट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एंड नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अमोनिया। ये मैंने आपको अभी बता दिया बेटा, जैसे अमीनो एसिड ब्रेक होगा तो उससे डायरेक्टली क्या निकलता है बेटा, अमोनिया निकलता है। फिर एनिमल्स अमोनिया को बेटा यूरिया यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या बनता है बेटा, सबसे पहले अमोनिया ही बनता है। तो अमोनिया किन में रिलीज होता है बेटा, एक्वेटिक इन्वर्टेब्रेट्स में, मतलब सारे इन्वर्टेब्रेट्स में, बोनी फिशेज में, एक्वेटिक एम्फीबियंस में। तो एग्जांपल्स प्लीज याद रखना, पर्टिकुलरली बोनी फिश एंड एक्वेटिक एम्फीबियन, ये एग्जाम में पूछा जाता है बेटा। चलिए दूसरा हम यूरियोटेलिक देखेंगे बेटा, फिर हम लास्ट में यूरिक को देखेंगे। दोज एनिमल्स दैट एक्सक्रीट देयर नाइट्रोजनस वेस्ट मेनली इन द फॉर्म ऑफ यूरिया आर नोन एज यूरियोटेलिक एंड फिनोमेना इज नोन एज यूरियोटेलिज्म। तो अगर अमोनिया रिलीज हो रहा है बेटा, इसको हम अमोनोटेलिज्म बोलेंगे, एनिमल को अमोनोटेलिक एनिमल बोलेंगे। यूरिया रिलीज हो रहा है बेटा, इसको हम यूरियोटेलिज्म बोलेंगे, एनिमल को यूरियोटेलिक एनिमल बोलेंगे। यूरिया कैन बी स्टोर्ड इन बॉडी फॉर कंसिडरेबल पीरियड्स ऑफ टाइम एंड इज लीस्ट टॉक्सिक, इट इज एलिमिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन बेटा। मतलब यूरिया जो होता है बेटा वो अमोनिया के कंपेरिजन में ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होता है, और उसको हम रिलीज करते हैं बेटा इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। एग्जाम्पल्स बेटा, सेमी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड अडल्ट एम्फीबियंस एंड मैमल्स बेटा। फाइनली यूरिकोटेलिक जो लीस्ट टॉक्सिक है बेटा, यूरियोटेलिक से भी ज़्यादा कम टॉक्सिक है बेटा। एनिमल जो यूरिया को रिलीज करें, यूरिक एसिड को रिलीज करेंगे, उनको यूरिकोटेलिक बोलेंगे, फिनोमेना को यूरियोटेलिज्म बोलेंगे। ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है बेटा, लीस्ट टॉक्सिक होता है बेटा। एग्जाम्पल इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स जो होते हैं बेटा ये यूरिकोटेलिक होते हैं, ठीक है ना। सेम चीज़ यहाँ पे बनी है बेटा, एक्वेटिक एनिमल्स अमोनोटेलिक,
टेरेस्ट्रियल बेटा यूरोटेलिक, फ्लाइंग एनिमल्स जो होते हैं बेटा वो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं। टेबल इंपॉर्टेंट है बेटा, जैसे अमोनो, यूरियो एंड यूरिकोटेलिक का टेबल बना हुआ है। अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट एक्सक्रीट अमोनिया, यूरियोटेलिक दैट एक्सक्रीट यूरिया, यूरिकोटेलिक दैट एक्सक्रीट यूरिक एसिड। तो यहाँ से रिलीज हुआ बेटा अमोनिया, यहाँ से रिलीज हुआ बेटा यूरिया, यहाँ से रिलीज हुआ यूरिक एसिड, ठीक है ना। अब नीचे टॉक्सिसिटी बेटा, अमोनिया हाईली टॉक्सिक होता है एंड यूरिक एसिड जो होता है बेटा वो लीस्ट टॉक्सिक होता है। अमोनोटेलिक बेटा मोस्टली एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, यूरियोटेलिक बेटा मैमल्स, एम्फीबियंस एंड शार्क्स, एंड यूरिकोटेलिक बेटा रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना। अमोनोटेलिक में बेटा एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल रिलीज होता है, यूरियो में बेटा 2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं एंड यूरिको में बेटा 4। जैसे अब यहाँ पे भी देख सकते हैं साइड में डायग्राम, यहाँ पे 1 N है, यहाँ पे 2 N है एंड यहाँ पे 4 N है बेटा। कितना वाटर चाहिए बेटा, 0.5 लीटर ऑफ वाटर चाहिए 1 ग्राम अमोनिया के लिए, 0.05 1 ग्राम यूरिया के लिए, एंड सबसे कम किसके लिए चाहिए बेटा, यूरिक एसिड के लिए, ठीक है ना। अब लास्ट एंड इंपॉर्टेंट चीज बेटा ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन याद रखना है और कॉमनली एग्जाम में पूछा जाता है बेटा। जैसे प्लेट हेलमेंट्स का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है बेटा, फ्लेम सेल्स एंड सोलेनोसाइट्स। नेमेट हेलमेंट्स में बेटा इंट्रासेलुलर ट्यूब्स। एनालिड्स में बेटा नेफ्रीडिया। मोलस्कस के अंदर होता है बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा ऑर्गन ऑफ बजनस और क्रेबर्स ग्लैंड बेटा, या इसको हम किडनी सैक भी बोलते हैं। आर्थ्रोपोड्स के अंदर बेटा क्रस्टेशियंस में होते हैं ग्रीन ग्लैंड्स और एंटीनरी ग्लैंड्स। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा एग्जाम का ऑलरेडी पूछा गया है, डिप्लोपोडा, काइलोपोडा, इन तीनों में बेटा माल्फिजन ट्यूब्यूल्स मिलते हैं। एरेक्निडा एंड मिनोस इन दोनों में क्या मिलते हैं, कॉक्सल ग्लैंड्स मिलते हैं बेटा। यानी आर्थ्रोपोडा में बेटा एंटीनरी ग्लैंड्स हो सकते हैं, माल्फिजन ट्यूब्यूल्स हो सकते हैं, कॉक्सल ग्लैंड्स हो सकते हैं। अब आपको स्पेशली पूछा जाए बेटा, स्पेसिफिक पूछा जाए, क्रस्टेशिया में ग्रीन ग्लैंड जिसका दूसरा में एंटीनरी ग्लैंड है, डिप्लोपोडा, काइलोपोडा, इंसेक्टा में माल्फिजन ट्यूब्यूल्स, एरेक्निडा, मिनोस में कॉक्सल ग्लैंड्स, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा जो होता है बेटा इनमें 2 फीट और डर्मल ब्रैंके पाए जाते हैं। हेमिकोडेटा में प्रोबोसिस, यूरोकोडेटा में न्यूरल ग्लैंड एंड सेफेलोकोडेटा में क्या पाए जाते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया पाए जाते हैं, ठीक है ना बच्चा। चलिए बेटा, तो यहाँ पे बेटा हमारा जो है हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो एनिमल्स का वो फिनिश हो जाता है। एंड आई होप बेटा आप इस स्लाइड को बहुत अच्छे से देखेंगे। और ये स्लाइड मैंने इसलिए बनाया बेटा बिकॉज बोर्ड पे मैं आपको नोट्स नहीं बना सकता हूँ, तो इस पर्टिकुलर स्लाइड को बेटा हर जगह पे पॉज करके आप हर एक नोट को लिखेंगे, बिकॉज ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, किसी बुक के अंदर नहीं मिलेगा बेटा, लेकिन ये